नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12वीं अध्याय 8 के भाग 1 में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की। तो हम बात करेंगे किस तरीके से पर्यावरण से जुड़ी जो समस्याएं हैं ग्लोबल लेवल पे, जो सभी देशों के लिए एक चिंताजनक विषय बनी हुई है। वहीं पे कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स की और प्रोटोकॉल्स की जो साइन किए गए हैं, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे मुख्य कदमों की। तो भारत ने इस विषय में जिस तरीके के स्टेप्स लिए हैं और हाल ही में जो करंट टाइम्स में भारत ने जो अपनी नीति अपनाई है पर्यावरण को बचाने के लिए, उसके बारे में बात करें। तो आज जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं। देखिए, विश्व राजनीति में सन 1960 के दशक से जो है पर्यावरण के मसले पर काफी जोर दिया गया है। और हाल ही में अगर हम बात करें कि किस तरीके से पर्यावरण की हम बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस की बात करते हैं, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है, तो वो एक बहुत ज्यादा देशों पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो ये विषय है, ये एक ऐसा टॉपिक बन जाता है कि जहां पे हम देखेंगे जी सभी देश जो है विश्व के, उनके लिए जो है पर्यावरण एक मुख्य चिंता का कारण बन चुका है। पहले बात करेंगे पृथ्वी सम्मेलन की। तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में लगभग 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस समय इसमें भाग लिया। और जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से 5 साल पहले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर जो शीर्षक ब्रिटेन लैंड रिकॉर्ड छपी थी रिपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें बताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू जो तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही ये रिपोर्ट। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए एजेंट तैयार किए गए थे, जिससे एजेंडा, जिसकी हम बात करते हैं 21, यानी एजेंडा 21 के नाम से जाना गया। वहीं पे अगर बात करें कि विश्व में जो है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता है। देखिए, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि मौजूदा जो उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की जो उर्वरता कम हो रही है, और सारा गांव के सारे सारे गांव जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो जो भंडार है, मत्स्य भंडार, वो घट रहे हैं। जल चाय की बात करें तो जो काफी तरीके से ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से देखा जा रहा है कि सी लेवल्स राइज हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो ये सभी इस बात को यहाँ पे दोहराते हैं कि किस तरीके से हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी का इस समय सबके लिए एक चिंताजनक विषय यहाँ पे बना हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें नॉर्मल नेचुरल कैलामिटीज की, जिस तरीके से फ्लड्स, ड्राउट्स लाइक सिचुएशन, जैसे कि हम बोलते हैं सूखा पड़ने की सिचुएशन, ये सारी बहुत ज्यादा अब प्रकृति में देखने को मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार विकासशील देशों की 1 अरब करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है, और यहाँ की 2 अरब 60 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। देखिए कितने बड़े आंकड़े और नंबर्स हैं ये। तो इस वजह से 3 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। जब भी हम स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता खाने में पीने में सही, उसी के साथ साथ वातावरण में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ऐसी जगहों पे रहेंगे जहाँ पे पोल्यूशन है, क्लाइमेट से रिलेटेड डिजास्टर ज्यादा है, तो वहां पे लाइफ की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और देशों के लिए जो गवर्नेंस सिस्टम के लिए, उनके लिए काफी बड़ा चिंताजनक जो है ये विषय बन के आ सकता है। प्रकृति वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, और इससे जो जल चक्र भी संतुलित बना रहता है। और इन्हीं वनों में धरती की जो जैव विविधता का जो भंडार भरा रहता है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है, डिफोरेस्टेशन की हम बात करें, जिस तरीके से वन पूरी तरीके से खत्म किए जा रहे हैं, पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स की हम बात करते हैं, कई तरीके से लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, लोग अपने स्थानों को छोड़ छोड़ के दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। तो ये देखिए कि जो एक माइग्रेशन, और उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं रेफ्यूजीज की, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। कोई माइग्रेट करता है तो अपनी स्वेच्छा के कारण
माइग्रेट कर रहा है। जब हम रेफ्यूजीज की बात कर रहे हैं, रेफ्यूजीज अलग एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखना होगा कि जो लोग हैं, ये जो एक नया खतरा पनप के देशों के लिए आ रहा है, इसकी वजह से भी काफी हद तक माइग्रेशन हो रहे हैं। धरती के ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, इस ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। तो इस परिस्थिति में अगर बात की जाए तो मनुष्य स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है इस समय मंडरा रहा है। और अगर आपको पता होगा कि अगर हमारी जो स्किन है, अगर स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है सनलाइट की, अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगा तो स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम, उसी के साथ साथ कई ऐसी नई प्रॉब्लम्स हमारे लिए पनप सकती हैं। तो पूरे विश्व में उसी के साथ साथ हम बात करेंगे किस तरीके से समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अभी स्वच्छ है, लेकिन इसके तटवीं जल जमीनी कार्यालयों से प्रदूषित हो रहा है। और वहीं पे देखा गया है जिस तरीके से फैक्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो रही है, जिस तरीके से फैक्ट्रीज के बेस बनाए जा रहे हैं, और सारा जो प्रदूषण है वो रिवर में, वाटर बॉडीज में फेंका जा रहा है। वहीं पे आने वाले समय में एक रिसर्च के मुताबिक ये भी प्रिडिक्शंस की गई है कि कई ऐसे देश जो कि जिनके कोस्टल एरियाज में स्थित हैं, आने वाले टाइम में जिस तरीके से सी लेवल राइज हो रहा है, ऐसा माना गया है कि आने वाले समय में ये सभी जो शहर है ये पानी के नीचे डूब जाएंगे। तो मनुष्य की अगर हम बात करें, जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी हमें चाहिए, वो स्टेबिलिटी और एनवायरनमेंट एक तरफ खड़ा है, तो आप देखेंगे कई सारे ऐसे जो चिंताजनक जो विषय हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। साझी संपदा के बारे में बात करें तो साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का जैसे चूल्हा हो गया, चारगाह मैदान हुआ, नदी हो गई, तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें बचाना बहुत जरूरी है, जैसे कि नदी होगी। अब हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, किसी रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये हक है कि हम उसे प्रदूषित कर सकें। तो ऐसे में बहुत जरूरी है, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ऐसे विकास की बात करते हैं जहां पे भविष्य के आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज छोड़ के हम जाएं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है ये देखना कि किस तरीके से जो आज की यूटिलाइजेशन हो रही है, आज जो हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस प्रकार से हो रहा है। वहीं पे जो वैश्विक संपदा है, जैसे कि नाम में ही अर्थ छुपा है कि विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के समकक्ष क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए इसका प्रबंध सादे तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। उन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कही जाते हैं। तो साझी यानी साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग भूमिका। पर्यावरण के संरक्षण को लेके दक्षिणी गोलार्ध के देशों के जो रवैये में जो अंतर है, जो उत्तर के विदेश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में आयोजित पर्यावरण मौजूद, ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी एक बराबर हो। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सभी देश जो है यहाँ पे बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दक्षिण जो एशिया के देश है, उनका तर्क है कि विश्व में परिस्थिति जो जिस तरीके से बन रही है, तो जो डेवलपिंग स्टेट्स है यानी विकसित देश है, वहां पे देखा गया है उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ डंप किया जाता है, कहाँ भेजा जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज में। और इस तरीके से जो डेवलपिंग और लीज डेवलप कंट्रीज हैं, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि किसी की डेवलपमेंट हो रही है और कहीं पे जो अगर हम देखेंगे सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसे में सवाल उठ के ये आता है कि क्या ये सही है। और अगर हम नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्यों है ये डिफरेंस इस तरीके का? देखिए, मेजर रीजन अगर बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की और डेवलपिंग कंट्रीज की, तो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहला अंतर, दोनों की जो स्ट्रैटेजी है डेवलपमेंट की बहुत अलग है, जिस तरीके से दोनों चल रहे हैं वो बहुत अलग है। और वहीं पे ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए, पर्यावरण ऐसा नहीं है कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज जो अपना जिस तरीके का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो दूसरी कंट्रीज में डंप कर देंगी तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। हम जिस विश्व में रहते हैं वहां पे हम बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं,
और अगर किसी एक पर प्रभाव पड़ रहा है तो इसका जो प्रभाव है दूसरे पर भी देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमिकाओं से जुड़े निर्णय और कुछ सुझावों की, तो 1993 में हुए 13 सम्मेलन में ये मान लिया गया और इस साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका का सिद्धांत कहा गया। इस संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का यह कहना था कि धरती की अगर हम बात करें, धरती के कार्य क्षेत्र की तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व जो हम बात करते हैं विश्व बुद्ध की भावना से आपस में सहयोग करेंगे, यानी कोऑपरेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर विश्व को शांति बनानी है, विश्व को इन्वायरमेंट के जो चैलेंजेस है उन पे ध्यान रखना है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि देश आपस में कोऑपरेट करें, क्योंकि यहाँ पे जो संकट है सिर्फ केवल एक देश पे नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों पर मंडरा रहा है। वहीं पे ऐसी कई संधि अपनाई गई, कई अग्रीमेंट्स हुए, और आज भी आप देखेंगे जब भी कोई दो लीडर्स के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, भारत की अगर किसी देश से बात हो रही है, भारत ने जिस तरीके से सोलर सेक्टर में एक बहुत बड़ा एक नाम कमाया है, ये क्या है? ये सभी एक उदाहरण है जिस तरीके से सभी देश ऐसे विकल्प चुन रहे हैं जहां पे पर्यावरण को बचाया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी जा सके। वहीं पे क्योटो प्रोटोकॉल के अंतरराष्ट्रीय एक समझौता है, इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें CO2, CH4 और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कुछ देशों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताकत दी है, इन पैसों की कोई ना कोई भूमिका जरूर है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इनका जो है एटमॉस्फेयर में जिस तरीके से इनकी मात्रा है उसे कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप देखेंगे कि जो पोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ इनसे नहीं बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी काफी हद तक प्रोड्यूस होता है। तो किस तरीके से जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, किस तरीके से देशों को पॉलिसी और प्रोग्राम की जरूरत है यहाँ पे बनाने की, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ जिम्मेदारियों को लागू करने के लिए जो सुझाव है उनके बारे में बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के नियम में प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, और राष्ट्र की कुल राष्ट्रीय आय का कुछ प्रतिशत निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों द्वारा किया जाना चाहिए, और वह धनराशि केवल पर्यावरण संरक्षण पर विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ की तिथि एजेंसी के माध्यम से मानव सुरक्षा और साझी संपदा संरक्षण का ध्यान में रखकर खर्ची की जानी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं सुझावों की भी, तो सुझाव यही कह रहे हैं कि यहाँ पे सभी देशों के कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये एक विशाल संघर्ष है। इससे एक जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिस स्तर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सभी जिलों को, सभी राष्ट्रों को, सभी देशों को एक साथ आने का प्रयास करना होगा ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक बदलाव लाया जा सके। वहीं पे हम बात करें पर्यावरण के मसले पे भारत के पक्ष की, तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की जो बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि उद्योगीकरण के दौर में यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ ज्यादा योगदान नहीं पाया गया। यही तो डिफरेंस है जो मेजर देखा गया है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में। देखिए उद्योगीकरण के दौर में मौजूदा वैश्विक जो ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है, और बहरहाल क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों से ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चीन भी जल्दी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों के भांति अगली कतार में नजर आएंगे। वहीं पे 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पर विकसित देशों की तुलना में काफी नाम मात्र ही है। देखिए सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो विकसित देशों की है।
क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि यानी एक लंबे समय तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मसलों में ज्यादातर अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज्यादातर विकसित देशों की है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अप्रायिक जो प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है। और हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस न्यामचार के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश न्यामचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। और जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का जो संकट है वो सभी देशों पे काफी बराबर बना हुआ है। उसी के साथ साथ भारत की सरकार विभिन्न कार्यों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में जो है शिरकत कर रही है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। वहीं पे 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुए और इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की जो पहल कदमी की गई। ठीक इस तरह 2003 में बिजली अधिनियम में यानी रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। और अब भी आप देखेंगे विश्व स्तर पे भी भारत एक उदाहरण के रूप में विश्व के सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, सोलर पैनल्स की हम बात करते हैं, सोलर पावर प्लांट्स की हम बात करते हैं, तो भारत ने जो है विश्व स्तर पे कई देशों के साथ मिलके काफी यहाँ पर काम किया है। वहीं पे अगर हम बात करें भारत ने सन 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ाने के बावजूद विश्व में औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। और सन 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 तथा और अनुमान है कि 2030 तक जो ये मात्रा बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। तो भारत ने जो गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत ने काफी काम किया है इससे रिलेटेड। और कई देशों के साथ मिलकर कई बैठकों में भारत ने इसके बारे में चर्चा की है। तो भारत की सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जो है पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में जो जिस तरीके से अपना शिकायत की है और कर रही है और जिस तरीके से नई नई पॉलिसीज भारत लेके आ रहा है, ये एक उदाहरण के तौर पे है कि भारत जैसा देश एक डेवलपिंग नेशन एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी देखता है। सन 2003 में जैसे हमने बात करी कि बिजली अधिनियम में 15 व ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया और हाल ही में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकों को अपनाने की तरफ जो रुझान बढ़ा है। देखिए बायोडीजल हम बायो इंजन की बात करते हैं, क्या है ये सभी उदाहरण है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अब चेंज हो रही हैं। तो आज हमने बात करी पर्यावरण और उसी के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की। तो हमने बात करी जब हम विश्व राजनीति की बात करते हैं और वहीं पे हम बात करते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स की, तो सभी देशों ने ग्लोबल लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स लिए हैं जिससे कि जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। हमने बात करी उसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स की जो कि हमारे लिए जानने बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ हमने बात करी कि भारत में पर्यावरण को लेके किस तरीके से अलग अलग तरीके पॉलिसीज और वहीं पे प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं। इसी के साथ हम अंत करेंगे इस चर्चा का। धन्यवाद।